कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी जीएस की कक्षा नंबर यानी क्लास नंबर 8 है। ठीक है, तो हमने 7 क्लासेस देख ली हैं। अभी भी हमारे पास कितनी बची हैं? 23, यानी आज के बाद 22 क्लासेस बची हैं। कॉन्फिडेंस क्या ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं कह सकता, कॉन्फिडेंस का जो प्लस पॉइंट होता है, प्लस वाला ओवर कॉन्फिडेंस, यार हम कर लेंगे, इतनी कंडीशन तक मैं इतना मतलब जिम्मा लेता हूं कि आप लोगों को जीएस वाले सेक्शन में पहुंचा दूंगा यूकेपीएससी के पेपर में, बशर्ते आप इसको पेंडिंग मत रखना। पेंडिंग रखने में एक बहुत बड़ा नुकसान, आप देखो कहीं से भी किसी भी तरीके से आधे घंटे का टाइम निकाल लीजिए आज की क्लास को आज ही देखने के लिए, यानी ये रूटीन बनाइए जब तक कि 30 क्लासेस कंप्लीट नहीं हो जाती। मैंने क्रैश कोर्स से रोका है इसी वजह से, क्योंकि आप लोगों की लगातार ये एक प्रकार से बच्चों की परेशानी की सर जीएस कैसे पूछेगा यूकेपीएससी, जीएस में कैसे इसको होगा। मैं कह रहा ना, अगर आप इस लेवल की जीएस पढ़ के जाएंगे इससे भी हल्के प्रश्न आएंगे, इससे भी हल्के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। यानी जो कोई शिक्षक पढ़ाता है वही एग्जाम में आए ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जिस शिक्षक ने आपको बताया है कि ऐसी ऐसी चीजें आ सकती हैं उससे भी हल्का पेपर आ जाता है तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हमें लगता है कि यार वाह, हम इस लेवल का पढ़ के गए थे और हमें इतना आसान पेपर आया। वो सब का सब क्या होता है, आपका और हमारा एक प्रकार का परिणाम कह सकते हो, मेहनत कह सकते हो, जो भी कहते हो। तो कल जो वीडियो आई थी, देखो कई बार क्या होता है ना बच्चा, फ्लो में कुछ चीजें हो जाती हैं। जैसे मैंने एक दिन महान्यायवादी इतनी बार मैंने आपको पढ़ाया, आर्टिकल नंबर 76 को लिखने में 46 हो गया, वो तो आपने करेक्शन कर लिया होगा। इसके अलावा कल भी हुआ है एक, ठीक है, उसमें राष्ट्रीय मतदाता जो दिवस है वो आपने 25 जनवरी करना है, ठीक है, 25 जनवरी करना है, वो शायद 15 जनवरी हुआ है ना, तो इसको सही कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में करेक्शन करना होगा आपको और कोई बड़ी बात नहीं है, समझ गए ना। तो आज का पहला टॉपिक लिखिए आप लोग, जहां से प्रश्न पूछा जाता है, बच्चे परेशान रहते हैं सर महत्वपूर्ण संविधान संशोधन बताइए। तो मैं आपको फालतू का कुछ नहीं पढ़ाने वाला हूं, यहाँ संविधान संशोधन हेडिंग डालना है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछे किस भाग में संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के, तो भाग 20 आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपसे पूछे संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है कौन से अनुच्छेद के तहत वर्णित है, तो आपका होना चाहिए आर्टिकल 368, ठीक है। संविधान में हम संशोधन करेंगे, यह प्रक्रिया हमने कहां से ली है? दक्षिण अफ्रीका से। यानी संविधान संशोधन होगा, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया ली है, प्रोसेस ली हमने, कहां से ली है? किस देश के संविधान से प्रेरित होके? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित होके, ठीक है, संविधान संशोधन। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है, पूछेगा 3 प्रकार से, ठीक है। ये बहुत इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको रट के जाना। 3 प्रकार से कौन कौन से पूछता है, तो इनमें से कौन सा प्रकार संविधान संशोधन का नहीं है, क्वेश्चन आएगा तो आप पहला बता देना साधारण बहुमत से। यानी 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? साधारण बहुमत, ठीक है, यानी जो सदन में उपस्थित हैं और वोट देने वाले हैं उनके आधे से एक अधिक। दूसरा विशेष बहुमत, इसमें क्या होता है, इसके ब्रैकेट में आप खुद ही लिख लेना जैसे समझदार बच्चों की तरह, ठीक है। विशेष बहुमत के ब्रैकेट में खुद ही लिख लीजिए कि मतलब सदन की सदस्य संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, यानी जो उस दिन पहले तो देखो जैसे राज्यसभा सपोज 200 मेंबर की होती, 300, तो सदन का बहुमत क्या हुआ? 150 + 1, 300 होते तो 151 उनका बहुमत। उसके अलावा जिस दिन किसी प्रस्ताव पे वोटिंग हो रही है उसका 2/3, यानी वोट देने वाले 2/3 लोग इसके समर्थन में है, चाहे कितने भी, ठीक है। तीसरा होता है बच्चों विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन अनुमोदन, विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुमोदन, जो राज्य सरकारें होती है, ठीक है, राज्यों का अनुमोदन। ये 3 प्रकार जो है हमारे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को बताते हैं। इसको भी आपने क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब याद रखना किसी जो संविधान संशोधन का विधेयक आता है क्या वो किस सदन में आता है, ठीक है। तो अगर पूछेगा संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में आता है, तो लिख देना किसी भी सदन में, ठीक है, किसी यानी लोकसभा और राज्यसभा, किसी भी सदन में संविधान में संशोधन का विधेयक आ सकता है, किसी भी सदन में विधेयक, ठीक है, किसमें? लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों में कहीं भी आप इसका क्या ला सकते हो? प्रस्ताव ला सकते हो। इसको ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। इसके अलावा कौन सा संविधान संशोधन लघु संविधान भी कहलाता है? कौन सा संविधान संशोधन लघु संविधान कहलाता है? इसमें इतने ज्यादा संविधान संशोधन हुए थे, ये था बच्चों 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, ठीक है। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना कि कौन सा संविधान संशोधन लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। 42वां संविधान संशोधन अपने आप में 1976 का, ठीक है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण जो हमारे संविधान संशोधन हुए थे, अब ऐसे तो बहुत ज्यादा है बच्चे, लेकिन अब हम क्या करें, अब सबको पढ़े क्या? ये कोई वाजिब नहीं है कि हम सबको पढ़े, हम लिमिटेड पढ़ेंगे। जो
जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख लो, पहला लिख लो आप लोग, मतलब ऐसे पॉइंट लगा के लिख लो, दल बदल विरोध संविधान संशोधन, यानी दल बदल, जो दल बदल होता था ना उसको रोका गया, ठीक है। तो दल बदल रोक किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया, तो 52वां 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा दल बदल विरोध पे लागू किया गया, ठीक है। इसके अलावा दूसरा, मतदान की आयु, ये मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष के संविधान संशोधन से की गई। ये किया गया, मतलब 61वां संविधान संशोधन, ये 1989 में लागू हुआ। एक्ट जो था अपने आप में 88 का था, ठीक है। 1989 में इसको क्या किया गया था, लागू किया था, ये ध्यान रखना। 61वां संविधान संशोधन मतदान की आयु से संबंधित। इसके अलावा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, बच्चों को फ्री एजुकेशन, ठीक है, निःशुल्क शिक्षा, ये किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा। और ये लागू कब हुआ, ये लागू हुआ बच्चों, ये हुआ अपना 1 अप्रैल 2010 से, ठीक है। इसको बोलते हैं RTE, राइट टू एजुकेशन बोलते हैं इसको, ठीक है, RTE, शिक्षा का अधिकार। और ये 86वां संविधान संशोधन, और इसको जो रखा गया है, किस अनुच्छेद में रखा गया है, इसको संविधान संशोधन करके आर्टिकल 21 के ए में रखा गया है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कभी शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर वर्णित है, तो आर्टिकल 21 के ए में हो जाएगा। और उसको किस में जोड़ा गया था, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। और ये मौलिक कर्तव्य का क्या बनाया गया था, भाग बनाया गया था। ये फंडामेंटल ड्यूटी भी है, मैंने आपको बताया था। ये 11वां मौलिक का कर्तव्य भी है, इसको ब्रैकेट में लिखो, 11th फंडामेंटल ड्यूटी भी है, ठीक है। यानी 11वां फंडामेंटल मौलिक कर्तव्य भी अपने आप में यही है। इसके अलावा आ जाता है बच्चों एक मोस्ट इंपोर्टेंट, मंत्री परिषद का आकार। मंत्री परिषद यानी जो कैबिनेट होती है का आकार, ठीक है, आकार क्रमशः लिखो, लोकसभा ऑब्लिक विधानसभा में कुल सदस्य के कितने तक सीमित, कुल सदस्य के 15% से अधिक नहीं, से ये बहुत आता है पेपर में, अधिक नहीं। यानी आपका जो मंत्री होंगे, यानी जो मंत्री परिषद होगी, उसका जो आकार होगा, उसमें कितने मंत्री हो सकते हैं, लोकसभा की जितनी सदस्य संख्या है, विधानसभा की सदस्य संख्या, उन दोनों में 15% से अधिक नहीं होगी। यानी अगर किसी विधानसभा में 100 मेंबर होंगे तो उसके 15 से अधिक मंत्री नहीं हो सकते हैं, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद का जो आकार होगा वो कब होगा, ये किससे जोड़ा गया, 91वां संविधान संशोधन, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। अगर कभी पूछता है कि 91वां संविधान संशोधन किस चीज से संबंधित है, तो आप बता दोगे मंत्रिपरिषद के आकार को लेके ये संबंधित है, ठीक। इसके बाद आता है बच्चों दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी, यानी दिल्ली को नेशनल कैपिटल बनाया गया था, ठीक है। लिखो, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा ये किया गया, 69th यानी 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। यानी 69 यानी 69वां जो संविधान संशोधन था, और ये 1991 का है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, 1991 का है, 1991 का, इससे दिल्ली को। इसके अलावा अगर पूछता है आपको सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसको, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी संवैधानिक दर्जा, ये दिया गया बच्चों 97वां संविधान संशोधन 2011-12 के द्वारा, ठीक है। विधेयक 11 का था, लागू 12 में हुआ। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा के संविधान संशोधन के द्वारा जो दिया गया, ये भी बहुत पेपर में आता है, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों GST से लिखे, ठीक है। लिखो, वस्तु एवं सेवा कर कौन से संविधानिक संशोधन के द्वारा किया गया, GST, ये था बच्चों 101 यानी 101वां संविधान संशोधन किसी से संबंधित था, GST। और जबकि 100वां संविधान संशोधन तो खैर अब नहीं पूछेगा, भारत बांग्लादेश सीमा समझौता था, ठीक है। 100 भी लिख लो फिर, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, कि अब तक शतक हो गए तो पूछ सकता है। ये था इंडिया और बांग्लादेश के बीच सीमा समझौता,
सीमा समझौते से संबंधित, ठीक है। इनको रट के जाना है पेपर में, बस कुछ भी हो जाए इनको आंख बंद करके रट जाओ, हो सकेगा तो इसी में से आपका क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। अब आपने देखा होगा, बाकी तो नहीं पूछता, लेकिन सिक्किम को जरूर पूछता है कि सिक्किम को भारत में एक राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। तो सिक्किम को दिया गया था तो 36वां संविधान संशोधन। पहले तो 35वें से उसको भारत में एक सहराज्य का दर्जा दिया गया, लेकिन सिक्किम को जो कंप्लीट राज्य का दर्जा दिया गया, सिक्किम को राज्य दर्जा, ठीक है, ये जोड़ा गया था 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 के द्वारा। जबकि इसी सिक्किम को सहराज्य यानी को स्टेट यानी जो मतलब कंप्लीट राज्य का दर्जा नहीं था, यानी जब शामिल किया गया तो 35th, इसमें बच्चे वो करते हैं, ठीक है, कंफ्यूज करते हैं। अगर सहराज्य का दर्जा पूछेगा 35वां और राज्य का दर्जा पूछेगा तो 36वां संविधान संशोधन बता देना, उसको याद रखना है, ठीक है। अब देखो एक मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, इसमें करो, संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किसमें आया, यानी कौन से वाद में संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत आया, यानी मूल ढांचा लिख दो इसमें, ठीक है। देखो मूल ढांचे का सिद्धांत आया, देखो केशवानंद भारती वाद था बच्चों ये, ठीक है, केशवानंद भारती वाद 1973 का है, 1973, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके आधारभूत ढांचे को चेंज नहीं कर सकते, यानी इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर, अब राष्ट्रपति का ही पद हटा दो, प्रधानमंत्री का ही पद हटा दो, संसदीय व्यवस्था की जगह अध्यक्षतात्मक शासन ला दो, ऐसा नहीं चलेगा। आप बेसिक चीजें उसको भलाई के लिए, उसकी अच्छाई के लिए आप चीजें कर सकते हैं, लेकिन उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार किसको है, तो लिखो मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है। मौलिक अधिकार में संशोधन, ये शक्ति दी गई है बच्चों पार्लियामेंट को, संसद कर सकते हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार में जो भी संशोधन होंगे ये दिया गया अपना संसद को दिया गया। इसको भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे कि फंडामेंटल राइट जो होते हैं हमारे, कौन उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको, मौलिक कर्तव्य को किससे शामिल किया गया, ये मैंने आपको बताया था। अब इसी में बच्चे कंफ्यूज हो गए, सर ने उस दिन बोल दिया अरे मूल संविधान का मतलब ये कहना चाह रहा था मैं कि वो 1976 में जब जोड़े गए थे वो 10 थे, वो मूल रूप से 10 जोड़े गए थे, वो 1950 की बात नहीं थी। अब वो छोटी मोटी चीजों में बहुत कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग, ठीक है। मौलिक कर्तव्य देखिए ये जोड़े गए थे बच्चों 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 द्वारा। अगर कभी पूछेगा कि जो मौलिक कर्तव्य थे वो किस संविधान संशोधन जोड़े गए, इससे, और कुल कितने जोड़े गए थे, इससे 10 जोड़े गए थे, ठीक है। और 11वां किससे जोड़ा गया था, 11वां जो अभी मैंने बताया वो जोड़ा गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, जो अभी शिक्षा वाला बताया था ना मैंने, वो 11वां था, ठीक है। वो कुल पहले 10 जोड़े गए थे, इसको भी आपने ध्यान रखना है, ठीक। अब देखो SC और ST जो वर्ग है उनके लिए एक नेशनल कमीशन हुआ करता था, उनको अब अलग अलग कर दिया, यानी पहले ज्वाइंट था बच्चों, तो उनको अलग अलग कब किया गया, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है। तो लिखो SC/ST हेतु, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को कब अलग किया गया, पहले इनका कंबाइन हुआ करता था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को कब अलग किया गया, किससे, ठीक है। तो है 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के द्वारा, ये भी बहुत पेपर में पूछते हैं, 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसको अलग किया गया। अब लिखो पहला संविधान संशोधन कब हुआ, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ, ये हुआ 1951 में। इससे क्या किया गया बताओ, एक नई अनुसूची, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। लिखो संविधान में 9वीं अनुसूची, 9th नंबर का जो शेड्यूल है ना, वो जोड़ी गई थी। पहला संविधान संशोधन इसी चीज से अपने आप में संबंधित है, ठीक है। अगला लिखो OBC हेतु शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पर, शिक्षण संस्थान में प्रवेश पर 27% सीट आरक्षित, 27% सीट आरक्षित होंगी, ठीक है। ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी 93वें संविधान के संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया, इसको भी आपने याद रखना है, ठीक है। और लास्ट आप लोग लिखो संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब हटाया गया था। पहले संपत्ति का जो अधिकार था ना, प्रॉपर्टी रखने का, वो मौलिक अधिकार था बच्चों, मौलिक, वो हटा दिया गया, ठीक है। अधिकार को कब हटाया
गया। ठीक है, लिखो ये क्या है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, बहुत बार पेपर में पूछता है, इसको स्टार कर देना ये। अब आपसे एक चीज है, इसमें आप एक काम करना, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कौन कौन सी चीजें समवर्ती सूची में जोड़ी गई, शिक्षा 1 और ये सूची में जोड़ी गई, वो लिख लेना कॉपी में। ठीक है, जोड़ी गई, ये आपको खुद नोट करना है। इसमें एक एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ये बाकी 42वें संविधान संशोधन से 3 शब्द जोड़े गए हैं प्रस्तावना में, वो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, जो आप कहते हो अखंडता और इसके अलावा पंथ निरपेक्ष और समाजवादी, अखंडता पंथ निरपेक्ष, ये 3 शब्द जो है ना आपके, वो आप लोग क्या करोगे अपने मतलब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में पढ़ लेना है। ठीक है, तो GS 8 की पहला टॉपिक ये है। सेकेंड आता है बच्चों राजनीतिक दल, ये सिलेबस का भी है। अब आपसे फालतू का कुछ नहीं पूछेगा इस टॉपिक से। राजनीतिक दल आपसे ये पूछेगा, कोई भी दल अगर राष्ट्रीय दल बनना चाहता है उसके लिए क्या कंडीशन है। ठीक है, तो पहला लिखो, मान्यता कौन देगा, मान्यता देगा इलेक्शन कमीशन। ठीक है, मान्यता कौन देता है, इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग। राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता, कब आप किसी दल को राष्ट्रीय दल कहेंगे, उसके लिए 3 कंडीशन है, इनमें से कोई भी लग जाए। पहला, जो वहां पर रिसेंटली जो बच्चों लोकसभा और विधानसभा चुनाव हुए होंगे उसमें उनको वैलिड मत का 6% या कम से कम 4 विधानसभा की सीट मिली होनी चाहिए। ठीक है, लिखो ये इसका मतलब होगा उसी समय का जो वोटिंग हुई। ठीक है, लोकसभा और विधानसभा, ये कौन से चुनाव जो उस समय हुए होंगे, जैसे इस बार चुनाव हुए तो इसी बार देखा जाएगा। लोकसभा और विधानसभा, ये पेपर में बहुत आता है चुनाव में, वैध मत का यानी जो वैलिड पड़े हैं मत 6%, यानी आपको वैलिड जितने वोट पड़े हैं उसका 6% मिला होना चाहिए। इसके साथ साथ कम से कम 4 इसको विधानसभा की सीट मिली होनी चाहिए, प्लस कम से कम 4 विधानसभा सीट, 4 विधानसभा की सीट मिलनी चाहिए। यानी अगर कोई दल है उसको उस समय जो उस राज्य में जब लोकसभा के चुनाव हुए या उस समय जो विधानसभा के हुए उनमें जो भी हुआ, तो वैलिड मत का 6% पे आप हाईलाइट कर लो और कम से कम विधानसभा में 4 सीट पे हाईलाइट कर लो। अगर इनमें ये कंडीशन बैठ गई तो वो राज्य राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अगर ये नहीं हुआ, सेकंड लिखो उसको, सेकंड पॉइंट, लोकसभा की 2% सीट जो है 3 अलग अलग राज्यों से, यानी जब चुनाव हुए उनको लोकसभा की 2% सीट मिली होनी चाहिए, यानी जितने लोकसभा की सीटें हैं उसका 2% सीट, और वो भी एक ही जगह से नहीं, 3 अलग अलग राज्यों से, यानी एक ही राज्य से 2% मिल गई ऐसा नहीं, 3 अलग अलग राज्य से। ठीक है, तब जाके वो क्या बनेगा, राष्ट्रीय दल। अगर ये भी नहीं बना तो तीसरी जो और अंतिम कंडीशन होती है, 4 राज्यों में वो राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त करता हो। ठीक है, 4 राज्यों में राज्य स्तरीय मतलब क्षेत्रीय दल। ठीक है, ब्रैकेट में लिखो क्षेत्रीय दल की मान्यता, यानी इनमें से अगर कोई भी कंडीशन सटीक बैठ गई तो वो दल जो है राष्ट्रीय दल के लिए अप्लाई कर सकता है। तो पेपर में पूछता है कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल कब बनेगा, जब 4% सीट इतनी जगह पे, ये वो, तो ये 3 कंडीशन आंख बंद करके पढ़ के जाना इनमें से, क्योंकि राजनीतिक दल वाला चैप्टर उसमें सिलेबस में भी लिखा है, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। अगर राष्ट्रीय दल में आपका काम बन जाएगा, वैसे राष्ट्रीय दल में पूछता राष्ट्रीय है, स्टेट वाला नहीं पूछता, लेकिन क्यों रिस्क लें। ठीक है, अगर राष्ट्र वाला नहीं पूछा तो राज्य स्तरीय तब भी पूछेगा, राज्य स्तरीय दल, यानी इसको हम लोग दूसरा जो नाम देते हैं बच्चों वो देते हैं क्षेत्रीय दल का। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, क्षेत्रीय दल। इन दोनों में से जो भी आपसे क्वेश्चन लिखा होगा, यानी कोई दल क्षेत्रीय दल के रूप में कब मान्यता प्राप्त करता है उस चीज से संबंधित है। तो देखिए पहला पॉइंट लिखिए, तो राज्य स्तरीय दल या क्षेत्रीय दल के लिए मान्यता में देखो उस समय क्या होना चाहिए, जो विधानसभा चुनाव में उसको 6% वैध वोट प्लस 2 सीट, 6 विधानसभा चुनाव में 6% वैध मत, यानी जो वैलिड वोट है वो 6% होनी चाहिए, और इसको उस चुनाव में 2 सीट मिली होनी चाहिए उस दल को। ठीक है, तब उसको क्या मिलेगा, राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिलेगा। अगर ये नहीं कर पाई तो उसको क्या करना होगा, जब लोकसभा चुनाव होंगे, देखो लोकसभा चुनाव में 6% वैध मत और 1 लोकसभा सीट, या जो भी करते हो, प्लस 1 लोकसभा की सीट। ठीक है, यहां विधानसभा में होगा तो 2 सीट, लोकसभा के लिए 1 सीट, लेकिन वोट जो है बराबर पड़े होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा हो सकता है
3% उसको सीट मिले, सीटें या 3 सीट जो भी ज्यादा हो, यानी उसको जो है विधानसभा चुनाव में लिखो, विधानसभा चुनाव में 3% कुल सीट का 3% सीट ऑब्लिक 3 सीट, इन दोनों में जो भी ज्यादा हो, जो भी ज्यादा हो, ठीक है, या 3 सीट ज्यादा हो या 3%, यानी अब इसका मतलब क्या हुआ, कहीं आपने पता लगा कि टोटल सीट का 3% निकाला, वो 2 आया और यहाँ 3 आ गया तो 3 देखा जाएगा, ठीक है। इन दोनों में जो भी कंडीशन होगी, और अंतिम और इंपोर्टेंट लिखो, लोकसभा ऑब्लिक विधानसभा में है उसको 8% वैध मत मिले होने चाहिए, लोकसभा ऑब्लिक विधानसभा में 8% वैध मत, तो वो राज्य वो जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपने आप में राज्य स्तरीय दल की मान्यता के लिए अप्लाई कर लेगा, तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तीसरा टॉपिक जो है पॉलिटी का, हम एक चीज देख लेते हैं, वरीयता क्रम, यानी जो सीनियरिटी होती है, मतलब जो सबसे ऊपर के पद होते हैं, तो वो देख लेते हैं, क्या पता इनमें से कभी ऐसे पूछता है ना, ये इसके कौन इसके समकक्षी होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। एक इसमें पहले राष्ट्रीय दल भी लिख लो, राष्ट्रीय दल, ठीक है, यानी राष्ट्रीय दल जो है वर्तमान में 8 हैं बच्चों, इसको अपडेट करना है आपने, ठीक है। जितना मैंने देखा मुझे तो 8 ही दिखे हर जगह, आप लोग के करंट अफेयर की मैगजीन वगैरह पढ़ते होंगे, 8 दल हैं, कौन कौन से, इतना नहीं पढ़ना है, लिख लेना अगर कहीं पे देखना है तो, बीजेपी, नेशनल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, और इसके अलावा ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी, इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस और बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी, इस टाइप के हैं 4, 7, 8 पार्टी, वो चेक कर लेना है, ठीक है। तो इसके बाद जो आता है बच्चों थर्ड, वरीयता क्रम लिख लीजिए, वरीयता क्रम मतलब जो वरीयता होती है पदों की, वो वरीयता, क्या पता ऐसे क्वेश्चन पूछे ना, इनमें से ये किसके समकक्ष होगा, देखो सबसे ऊपर होता है बच्चों राष्ट्रपति पहले नंबर पे, ठीक है, सेकंड पे होता है उपराष्ट्रपति, ठीक है, ये किसके समकक्ष होगा, तीसरे पे होता है प्रधानमंत्री, यानी सबसे ऊपर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसके बाद आता है बच्चों राज्यपाल, फिर आता है भूतपूर्व राष्ट्रपति, यानी 4 पद ही आपसे पूछेगा में से, लेकिन 4 पद नहीं पूछता, वो भी चालाक है ना, वो आगे के पूछेगा। ये फर्स्ट पे होता है, सेकंड पे ये होता है, थर्ड में ये होते हैं, फोर्थ में ये होते हैं। अब यहां से देखना ये फिफ्थ में जो आएगा भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति। अब सिर्फ भूतपूर्व राष्ट्रपति नहीं होगा 5वें में, भूतपूर्व राष्ट्रपति के साथ एक और पद आ जाता है बच्चों यहाँ पे, उप प्रधानमंत्री, ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, उप प्रधानमंत्री, अगर पद है तो सही है, नहीं वैसे है नहीं, कोई संवैधानिक पद नहीं है, ठीक है, उप प्रधानमंत्री, ये आते हैं आपके 5वें नंबर पे, दोनों जो हैं इसको। इसके बाद जो 6ठे नंबर का मतलब वरीयता क्रम आता है, उसमें आता है बच्चों भारत का मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा का अध्यक्ष। तो यहाँ पे से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, लिखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस लोकसभा स्पीकर का अध्यक्ष, इनका इक्विवेलेंट पद माना जाता है, ठीक है, ये 6th नंबर पे आ गए। तो अगर आपसे पूछेगा इनमें से वरीयता क्रम में भारत का मुख्य न्यायाधीश किसके समतुल्य होता है, वहां बेहोश मत होके आ जाना है, ठीक है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होता है, लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है, एक ही वरीयता क्रम में आते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आते हैं 7वां, बाकी हम 7 ही पढ़ेंगे। 7वें में कौन कौन से आते हैं देखो, एक तो लिखो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय सेंटर के, ठीक है, केंद्रीय कैबिनेट, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, इसके साथ राज्यों के सीएम, चीफ मिनिस्टर, इसी के साथ आते हैं, ठीक है, यानी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्यों के सीएम, इसके अलावा राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष का नेता, जो नेता प्रतिपक्ष होता है, ठीक है, राज्यसभा प्लस लोकसभा में विपक्ष का नेता, ये देखो एक ही पद पे, ठीक है। इसके अलावा नीति आयोग का उपाध्यक्ष, नीति आयोग उपाध्यक्ष, यानी जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होता है वो किसी राज्य के सीएम के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, उसका वरीयता क्रम में विपक्ष के नेता। और ये इसके अलावा बच्चों भूतपूर्व पीएम, यानी जो पुराना प्राइम मिनिस्टर है वो इक्विवेलेंट होता है, भूतपूर्व पीएम। और ये जो अधिसूचना भारत सरकार ने जारी की थी 1979 में जारी किया था भारत सरकार ने, ठीक है, इसी क्रम में हमारा ये चलता है। तो ये 7 के 7 पद आपको पता होने चाहिए, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अंतिम आता है आज का पॉलिटी का जो टॉपिक, वो है आपका नागरिकता। क्या आता है, नागरिकता, ठीक है। तो आज का अंतिम 4th नंबर का टॉपिक लिखो पॉलिटी में, नागरिकता, नागरिकता, ठीक है। अभी आपका वो आयोग वाले में से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन छूटे हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। नागरिकता लिखो आप सीधे सीधे, भाग कौन सा है इसका, 2 है। अगर कभी क्वेश्चन पूछता है किस भाग में नागरिकता का वर्णन है, भाग 2। भारत में नागरिकता का प्रकार पूछेगा, एकल नागरिकता है बच्चों, यहां सिर्फ आप एक ही नागरिकता लिख सकते हो, ठीक है, एकल नागरिकता।
जैसे यूएसए में दोहरी नागरिकता, इसके ब्रैकेट में लिखो यूएसए में दोहरी नागरिकता, यानी वहां राज्य की अलग होती है और अमेरिका की अलग होती है, ठीक है। इसके लिए कितने प्रकार से नागरिकता पा सकते हो आप? 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त हो सकती है, यानी कोई इंसान भारत का नागरिक 5 प्रकार से बन सकता है। एक तो वो जन्म, दूसरा रक्त संबंध या वंश, ठीक है, रक्त संबंध यानी किसी का खून है, ब्लड है, रक्त संबंध या वंशक्रम। तीसरा रजिस्ट्रीकरण या वंशक्रम, ठीक है, एक ही बात है। तीसरा लिखो रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण, वो अगर पंजीकरण करेगा, लेकिन पंजीकरण अगर उसने कर दिया ना, भारत में उसको 7 वर्ष रहना होगा, लिखो ब्रैकेट में लिखो 7 वर्ष रहना होगा भारत में, ठीक है, कम से कम अगर वो 7 साल रहेगा भारत में तभी, ठीक है। अब इसमें शायद संशोधन वगैरह हो गया, 1955 में हुआ था इस टाइप का। इसके अलावा देशीकरण और भूभाग के सम्मिलन से, यानी देशीकरण भी एक टर्मिनोलॉजी होती है, ठीक है, देशीकरण, और किसी भूभाग को अगर उसने भारत में शामिल कर दिया, भूभाग के सम्मिलन से, भूभाग के मतलब सम्मिलित होने पर लिखो, यानी कोई भूभाग है भारत में, अगर उसको शामिल कर दिया तो वहां के लोग ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, भारत के नागरिक बन जाएंगे। तो नागरिकता में जो है इतना टाइप की चीजें आती है, इस प्रकार से नागरिकता हम लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। अब कोई भी जो नागरिकता होगा इसका निर्धारण कौन करेगा, यानी इसके संबंध में रूल कौन बनाएगा, निर्धारण वो करती है संसद को, ये सारी शक्ति दी गई है, ठीक है। और किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल नंबर 11 के तहत, यानी नागरिकता से संबंधित जो निर्धारण करता है वो पार्लियामेंट करती है, ठीक है। ये थे आपके 4 टॉपिक इसके पॉलिटी के। अब हम चले जाते हैं मतलब जियोग्राफी की तरफ, ठीक है, किसकी तरफ जाते हैं, जियोग्राफी की तरफ। तो 5th नंबर का टॉपिक जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो लिखो 5th, रबी की फसल, यानी आपकी कौन कौन सी फसल रबी की फसल कहलाती है, इस टाइप से क्वेश्चन आता है ना पेपर में, आपने देखा होगा। रबी फसल देखो, इसको बोया जाता है बच्चों अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाता है, और इसको काटा कब जाता है, मार्च अप्रैल में, ठीक है। इसको ध्यान रखना कि जो रबी की फसल होती है कब बोई जाती है, अगर पूछता है अक्टूबर से नवंबर के आसपास इसको बोया जाता है, और मार्च से अप्रैल में इसको काटा जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछता है इनमें से कौन सी रबी की फसल है, कौन सी नहीं है, ठीक है, रट्टा लगा जाना, गेहूं रबी की फसल है, ठीक है। इसके अलावा जौ, चना, मटर लिखो, जौ, चना, मटर। इसके अलावा क्या लिखो, सरसों, मसूर, आलू, सरसों, मसूर, आलू। बाकी अगर कंफ्यूज हो दिमाग में, ये दिमाग लगाना कि यार मतलब इसके अलावा कोई और आता है, ये दिमाग लगाना यार ये जो मतलब फल, ये जो आ रही हैं चीजें मार्केट में, ये किस समय आपको मिलती हैं, ठीक है। अब जो मार्च अप्रैल में काटी जा रही हैं, अक्टूबर नवंबर में बोई जा रही हैं, तो खुद ही सोचो, तो कहीं ना कहीं इसी बीच, अब जैसे समय से पहले भी आजकल बोए लग जाते हैं, देखो ठंडी अंडी में आते नहीं, मटर वटर, ये सब चीजें ठंडियों में दिखते हैं आपको, इसी वजह से, ठीक है। इसको ध्यान रखना, मार्च अप्रैल। इसके अलावा सेकंड जो होता है बच्चों, यहीं पर खरीफ की फसल होती है, खरीफ फसल, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछता है खरीफ। अब ध्यान रखना, खरीफ की जो फसल होती है बच्चों वो जून जुलाई में, क्योंकि इसको पानी अधिक चाहिए, जून और जुलाई में इसको क्या किया जाएगा, बोया जाएगा, और कब काटा जाएगा, अक्टूबर नवंबर के आसपास, ठीक है। अभी खरीफ फसल की लिस्ट पूछेगा कि इसमें कौन कौन सी खरीफ फसल है, कौन सी नहीं है, ध्यान रखना। तो खरीफ में आता है बच्चों चावल, सबसे इंपोर्टेंट जो खरीफ फसल है, चावल। इसके अलावा ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल लिखो, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, ये सब के सब क्या हैं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, और मूंगफली भी लिख लो इसमें, ठीक है। ये खरीफ की फसलें हैं अपने आप में, मूंगफली आदि कर दो, काहे की फसल है, ये अपने आप में खरीफ की फसल है, ठीक है। इसको भी आप लोग ध्यान रखोगे। इसके अलावा एक और तीसरी फसल आती है बच्चों, जायद फसल, जायद फसल। ये कब बोई और जायद इनके बीच में, यानी मार्च से जुलाई के बीच इसका टाइम पीरियड रहता है, मार्च से जुलाई के मध्य इसका टाइम पीरियड रहता है। तो जायद फसल में एग्जांपल लिख लीजिए आप, तरबूज, खरबूज, तरबूज हो गया, जैसे खरबूजा हो गया, खरबूजा हो गया। इसके अलावा क्या लिखोगे, ककड़ी, खीरा, भिंडी, सब इसी टाइम पे, ठीक है। लौकी फौकी सब यहीं दिखेगा, ककड़ी, खीरा,
भिंडी, ये सब के सब कहाँ दिखती हैं आपकी जायद की फसल के अंदर ही, ये अपने आप में इनका नाम आता है। ठीक है, इसके अलावा एक और लिख लीजिए नकदी फसल है, यानी जो नकदी फसल अगर पहचानना है तो इसका सिंपल तरीका है, उसको आप डायरेक्टली खाद्यान्न के रूप में प्रयोग नहीं करोगे। ठीक है, अब बताओ मक्का खाते हो, मक्का तो खाते चलो, जैसे वो गन्ना है, गन्ना खाओगे क्या, खाद्यान्न में रखोगे उसको। इसके अलावा आपका कॉफी है, रबर है, ये सब क्या होते हैं बच्चों, नकदी फसल है। ठीक है, अगला लिखो नकदी फसलें। क्या पता इससे अगर आपका एक क्वेश्चन आ जाए पेपर में, तो गन्ना, कपास, जूट, यानी आप सिंपल से मान के चलना, आप खाद्यान्न के रूप में उसका प्रयोग नहीं करोगे। ठीक है, कपास है, जूट है, नारियल लिख लो, यानी जूट, तंबाकू, तिलहन, नारियल सब। ठीक है, जूट, तंबाकू, चाय, ये सब नकदी फसल है। कॉफी, इसके अलावा नारियल, और इसके अलावा तिलहन। मतलब कहने का मतलब आप खाने के रूप में, अनाज के रूप में इनका प्रयोग नहीं करोगे। गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, चाय, कॉफी, नारियल, तिलहन, रबर लिख लो। एक क्या लिखोगे, रबर, तंबाकू लिख दिया, तंबाकू लिख दिया, तिलहन लिख दिया। ये सब के सब क्या होंगी, नकदी फसल। तो आप पेपर में, जब पेपर में आता है, इजीली उसको सेलेक्ट करके पकड़ लेंगे कि कौन सी नकदी फसल का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये ध्यान में रखना कि नकदी फसल के एग्जाम्पल के अंदर कौन कौन सी फसलें आती हैं। इसके अलावा एक आध क्वेश्चन जो और हैं, गेहूं, धान, इनकी किस्म से। धान के लिए हमेशा याद रखना बच्चों, धान के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए और अधिक वर्षा चाहिए। जैसे धान की खेती के लिए याद रखना है, इसमें पेपर में आता है, तो धान की खेती हमेशा याद रखना उच्च ताप चाहिए, यानी बारिश भी ऊपर 100 सेंटीमीटर से प्लस वर्षा होनी चाहिए इसकी, और इसका जो टेम्परेचर है ना 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस तापमान होना चाहिए, तभी धान की खेती होगी। तभी आपने देखा होगा धान खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में होती है, इसलिए धान की खेती जहाँ होगी वहाँ पानी की अच्छी खासी मात्रा चाहिए और टेम्परेचर भी अधिक चाहिए, वहीं धान की खेती होती है। इसलिए देखा होगा आपने, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, यानी जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है उन इलाकों में क्या होती है, धान की खेती होती है। और भारत में जैसे पंजाब वगैरह है, यूपी वगैरह, यहाँ धान की खेती कब होती है, जब यहाँ बरसात यानी मानसून चलता है, मानसूनी टाइम पे यहाँ पे धान की खेती होती है। इसको भी ध्यान रखना कि धान की खेती। ठीक है, अब गेहूं के बड़े उत्पादक अगर कभी पूछता है, गेहूं के बड़े उत्पादक, गेहूं ऐसे बेसिकली देखना आप लोग इन्हीं राज्यों में होता है, किनमें, लाइक जैसे यूपी, पंजाब, हरियाणा, इन राज्यों में गेहूं अच्छी खासा मात्रा में होता है। यूपी है, पंजाब है और हरियाणा, इन राज्यों में ठीक ठाक मात्रा में किसका उत्पादन होता है, गेहूं का उत्पादन होता है। ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए गेहूं के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए बच्चों, इसके लिए मीडियम टेम्परेचर चल जाएगा और मीडियम वर्षा, यानी हाई कोई बारिश की जरूरत नहीं है, मध्यम वर्षा, मध्यम ताप की इसकी आवश्यकता होती है, इससे काम बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा धान की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, जो धान है वो दक्षिण पूर्वी एशिया में हुआ था। ठीक है, इसकी उत्पत्ति जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया, आपने देश दक्षिण पूर्वी एशिया लिखो, ये दक्षिण पूर्वी एशिया मतलब कि ये वाला भाग है, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड जो पोर्शन है ना, यानी भारत का अगर मैप देखोगे, यहाँ जो भारत के पड़ते हैं ये दक्षिण पूर्वी एशिया का पोर्शन है। यहाँ लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, वियतनाम, ये जो क्षेत्र है, इन्हीं जगहों में सबसे पहले, जापान वगैरह, यहीं क्या हुई थी अपने आप में, जापान के साउथ में, इन्हीं जगहों पर सबसे पहले धान की क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, अब भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य भी कौन सी है, धान यानी चावल। ठीक है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खाद्य लिखो, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खाद्य यानी चावल ही भारत का, यानी धान जिसको बोलते हो आप लोग, उसका चावल में कन्वर्ट होता हो, सबसे महत्वपूर्ण खाद्य भारत का क्या है, चावल है। ये भी आप लोगों के दिमाग में रहना चाहिए। और भारत में चावल का कटोरा कौन सी नदी बेसिन को कहते हैं, कृष्णा, गोदावरी, डेल्टा लिखो। भारत में चावल का कटोरा है धान का कटोरा, चावल का कटोरा, ये किसको बोला जाता है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। कृष्णा नदी जो बहती है और गोदावरी जो बहती है, उसका जो तटीय इलाका है वो भारत में क्या कहलाता है, अपने आप में धान का कटोरा कहलाता है, कि बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे क्या होती है, चावल का उत्पादन होता है। ठीक है, और धान की उत्पादकता होती है पंजाब में है, आंध्र प्रदेश में, वेस्ट बंगाल, ये सब आपको नए डेटा के आधार पर तैयार करके जाना होगा। आप 3-4 फसल, जैसे जूट, तो अभी याद रखना आप, जूट हमेशा वेस्ट बंगाल ही मार के आना, जूट या पटसन। ठीक है, वेस्ट बंगाल में सर्वाधिक होता है जूट। बाकी आप एक काम करना ना, कुछ नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, धान, गेहूं 2 खुद करना है। ठीक है, दालें यानी दलहन, तिलहन, तेल। ठीक है, इसके अलावा मूंगफली 4 और एक कपास 5, थोड़ा सा रबड़ और नारियल 6-7, और इसके अलावा क्या है महत्वपूर्ण कुछ इस टाइप की, यानी आप सिंपली बात है जो मैंने
रबी की फसल, खरीफ की फसल पढ़ाई है ना, उनका उत्पादन देखना कि किन राज्यों में भारत में सर्वाधिक हो रहा है। ठीक है, इतना काफी रहेगा आपके लिए आज के लिए। ये डे 8 नंबर की क्लास है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो चीजें हैं ये आप तैयार करेंगे, कहीं ना कहीं इससे आपको फायदा हो रहा होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा। 12 क्लास में हम पॉलिटी एंड जियोग्राफी एंड करके आगे की क्लास में हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स का भी कल्याण करेंगे। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।